आज हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का। ठीक, अभी तक जो देख रहे थे वो क्या देख रहे थे कि वेक्टर का समेशन क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स में क्या होता है कि दो वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला आया क्या, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जबकि थीटा क्या होता था, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होता था। आज हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसमें किसी भी टाइप के नेचर का, डिसिमिलर नेचर का वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर के साथ जो रिलेशन होता है वह मल्टीप्लिकेशन में आता है। एडिशन में क्या होता है कि सेम नेचर वाले वेक्टर का ऐड करते थे, तो सेम नेचर वाले वेक्टर्स का और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का जो रिलेशन होता था वह किस में होता था, रिजल्टेंट वेक्टर वाले में, मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में क्या है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है और जो रिजल्टेंट इवेंट होता है उसके बीच और जो कॉन्स्टिट्यूएंट इवेंट है वह डिसिमिलर नेचर का होगा, तो उस दोनों के बीच का रिलेशन बताता है। तो मल्टीप्लिकेशन इज ए मैथमेटिकल ऑपरेशन डिफाइंड टू इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट इवेंट एंड रिजल्टेंट इवेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट इवेंट में वो सब आएगा जिसका हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और रिजल्टेंट इवेंट जो फाइनली उसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो एक रिजल्ट आ रहा है उसका। इस दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट इवेंट और रिजल्टेंट इवेंट का क्या है, रिलेशन है। इफ़ द इवेंट्स आर ऑफ डिसिमिलर नेचर, इवेंट्स जो है वो डिसिमिलर नेचर का है तब। अब बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो दो टाइप का होता है। मल्टीप्लिकेशन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक्चुअली ये मल्टीप्लिकेशन किसका कर रहे हैं, तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि दो टाइप का वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, या उसी का दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक, क्या हो गया। और सेकेंड वाला क्या हो जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर उसका दूसरा नाम जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि मल्टीप्लिकेशन जो है वह दो टाइप का होता है, एक स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है, जबकि वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट का, कि आखिर स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में किस टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है, उसका क्या फॉर्मूला है, उसका रिजल्ट क्या आएगा। इन सारी चीज़ों का हम बात करते हैं किसके लिए, स्केलर प्रोडक्ट के लिए। स्केलर प्रोडक्ट क्या है, तो जब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, जब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक रिज़ल्ट आता है, उस रिज़ल्ट का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, ए डॉट बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमें क्या है स्केलर प्रोडक्ट निकालना हो, इसका दूसरा नाम क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। देखो स्केलर प्रोडक्ट का क्या है कि डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए डॉट बी। यह किस टाइप का मल्टीप्लिकेशन शो कर रहा है, तो यह स्केलर प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन शो कर रहा है। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है कि व्हेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट इनटू ए स्केलर क्वांटिटी, द मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। ठीक, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर जो हो रहा है वह दो टाइप का होता है, एक स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम बात कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट। वैसे भी स्केलर का मतलब क्या होता है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मतलब उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो हम बात किसका कर रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट का या फिर डॉट प्रोडक्ट का। तो इसमें क्या होगा कि व्हेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, दैट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन जब कर रहे थे तो वो दोनों क्या था, वेक्टर था। उस वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट आया, रिजल्ट इनटू ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना है लेकिन रिजल्ट जो आ रहा है वह एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा है। तो इस केस में इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और इसका जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, ए डॉट बी। तो क्या हो गया, ए डॉट बी का, ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है
कि हम मान लेते हैं कि 2 वेक्टर है मेरे पास, ओ से लेकर के पॉइंट ए तक एक वेक्टर है जिसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरा वेक्टर मेरे पास है जो ओ से लेकर के पॉइंट बी तक के है, इसे वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। तो हमें ये पहले लिख लेना पड़ेगा कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कोई पूछता है तो क्या होगा, तो लेंथ ऑफ द एरो, तो लेंथ क्या है, ओ टू ए, तो ओ से लेकर के ए तक हम इसे ए मानते हैं, ठीक। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी अगर कोई पूछता है कि क्या होगा, तो ओ से लेकर के बी तक, और इसको हम लोग सिंपली बी लिखते हैं। तो ए डॉट बी, आखिर स्केलर प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, कि जब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट जो आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है। और इसी का दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि इसका जो सिंबल होता है वो डॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, डॉट प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह पे ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी की जगह पे बी, तो क्या हो गया, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यह मेरा क्या शो कर रहा है, स्केलर प्रोडक्ट। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। आखिर इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं डॉट प्रोडक्ट के लिए, तो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट ये कर रहा है, किस टाइप के फैक्टर्स को ये शो करेगा, आखिर क्या होता है ए डॉट बी का जो रिज़ल्ट आएगा ए बी कॉस थीटा, या इसे किस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं ग्राफिकल मेथड में। तो देखो क्या है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, हमें सबसे पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर कंसीडर करना है। वेक्टर ए मान लिए एक्स एक्सिस पे है, जिसका लेंथ ओ से लेकर के ए तक है, जिसे हम सिंपली ए से लिख सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए पूछा जाए तो यह ओ से ए है, जिसे हम सिंपली ए से लिखते हैं। इसका थीटा कितना है, तो 0 डिग्री। एक्स एक्सिस से अगर हम किसी चीज़ का एंगल निकाल रहे हैं एक्स एक्सिस से, और वह अगर एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा हो, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो वेक्टर ए का एक्स एक्सिस से जो एंगल है वह कितना है, 0 डिग्री। सिमिलरली वेक्टर बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू ओ बी, इसे हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी से, और इसका एंगल क्या है, थीटा। थीटा क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस से यह थीटा दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या मान लिए कि जो थीटा है वेक्टर बी का जो एंगल है वह कितना है, थीटा है। तो अब मेरे पास क्या हो गया, दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दोनों वेक्टर का हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। हम ए बी कॉस थीटा को लिख सकते हैं ए ब्रैकेट के अंदर बी कॉस थीटा, एक ही चीज़ है। अब हम क्या करना है, हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पॉइंट बी से वेक्टर ए पे। तो यह क्या हो गया, एक परपेंडिकुलर है जो कि पॉइंट डी पे आया। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं ओ बी डी, हम बात करते हैं किसका, ट्रायंगल ओ बी डी का, इसमें कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस बाय हाइपोटेनस। इसका बेस कौन सा है, ये ओ से लेकर के डी तक आधार, और इसका कर्ण कौन सा है, ओ से लेकर के बी तक। तो आधार बटा में कर्ण जो होता है यह क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ डी बाई ओ बी, ओ डी से लेकर के ओ बी तक का। तो यह क्या हो गया, ओ डी बाई बी। तो बी क्यों हो गया, क्योंकि ओ से बी का वैल्यू हमें पता था कि बी होता है, जबकि ओ से डी का वैल्यू हमें नहीं पता था, यह ओ डी है। तो क्या हो गया, ओ डी का वैल्यू कितना आ गया, बी कॉस थीटा। अब बी कॉस थीटा जो है, ये जो ओ डी है यह क्या है, तो वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है वेक्टर ए के एलोंग। तो क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि ए डॉट बी इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा, और बी कॉस थीटा जो है वो क्या है, ओ डी है। तो ओ डी की जगह पे क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, दैट इज ए डॉट बी इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा इक्वल टू ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ठीक, ये समझ में आया, ये क्या हो गया, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्या हो गया, ए डॉट बी। जब हमें दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन पहले वाले वेक्टर पे, इस दोनों का जो प्रोडक्ट आता है वह ए डॉट बी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, यह क्या शो है, रिप्रेजेंट कर रहा है कम्यूटेटिव लॉ को। तो हमें ये शो करना है
कि डॉट प्रोडक्ट जो है वह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं। अगर फॉलो करता है तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होगा। अगर फॉलो नहीं करता है तो वैसे केस में ए डॉट बी नॉट इक्वल टू बी डॉट ए होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए पॉइंट ओ से लेकर के पॉइंट ए तक, जिसे वेक्टर स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका मैग्नीट्यूड क्या लेंगे, ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ओ ए, इसे क्या लिखेंगे, ए। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू ओ बी, इसे क्या लिखेंगे, बी। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी कि ए, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी यानी कि बी। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक, अब ए बी कॉस थीटा आया। अब अगर हमें बी डॉट ए निकालना हो तो बी डॉट ए में क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस माइनस थीटा। अब बात आ रहा है यहाँ पे कि जब ए डॉट बी लिखे तो यहाँ कॉस थीटा लिखे, और जब बी डॉट ए लिख रहे हैं तो बी ए कॉस माइनस थीटा लिख रहे हैं। क्यों, तो जब हम लोग ए से बी की तरफ जा रहे थे, तो यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। यहाँ पे क्या है कि इस पॉइंट से शुरू हुआ, पॉइंट ए से, और यह बी की तरफ गया, मतलब ए से बी की तरफ। तो घड़ी के दिशा के क्या है, विपरीत दिशा में है। तो घड़ी के उल्टे दिशा में जो वैल्यू होता है उसको पॉजिटिव एंगल माना जाता है, और जो घड़ी के दिशा में होता है उसे निगेटिव वैल्यू माना जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए डॉट बी, ए से बी तक की जाने में एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो हम इसे क्या मानेंगे, पॉजिटिव, इसलिए प्लस कॉस थीटा लिखें। जबकि बी डॉट ए लिखे तो बी से ए की तरफ आना है, तो ऐसे केस में क्या होगा, थीटा वही रहेगा, एंगल तो चेंज नहीं कर रहा है, मैग्नीट्यूड वही है, लेकिन यह क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों केस में पॉजिटिव होता है। तो जब कॉस थीटा था तो यह क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जब कॉस माइनस थीटा हुआ तो यह फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ। तो कॉस माइनस थीटा का वैल्यू वही होगा जो कॉस थीटा का वैल्यू होगा, क्योंकि थीटा सेम है और माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों केस में कॉस जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम बी डॉट ए लिख सकते हैं ए इंटू बी, ये दोनों तो मैग्नीट्यूड है, हम नंबर को पहले लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, बी ए के जगह पे ए बी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कॉस ऑफ माइनस थीटा के जगह पे लिखे हैं, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो अब क्या हो जाएगा मेरे पास कि ए डॉट बी का बी डॉट ए का जो वैल्यू आया वो आया ए बी कॉस थीटा, और ए बी कॉस थीटा किसका वैल्यू होता है, ए डॉट बी का। तो हम कह सकते हैं कि मेरे पास जो वैल्यू आया वो क्या आया, ए डॉट बी का और बी डॉट ए का दोनों का वैल्यू इक्वल आया। तो इस केस में क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है। तो हेंस कम्यूटेटिव लॉ इज वैलिड इन डॉट प्रोडक्ट। समझ में आया। अब बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ का। किसका, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ इन डॉट प्रोडक्ट। तो एसोसिएटिव लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी डॉट सी, ये ब्रैकेट के अंदर है, मतलब हमें पहले काम किसका करना है, बी डॉट सी का, इक्वल टू ए डॉट बी, मतलब अब पहले किसका करना है, ए डॉट बी का, फिर क्या लिखा हुआ है, डॉट सी। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं मेरे पास LHS में क्या है, ए डॉट बी डॉट सी है। तो सबसे पहले बी डॉट सी, इसका जो प्रोडक्ट आएगा वह एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। क्यों, क्योंकि दो वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और जो डॉट प्रोडक्ट होता है वह क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी होगा तो कोई एक पार्टिकुलर कोई एक नंबर होगा। तो बी डॉट सी जो है, हम मान लिए कि मेरे पास क्या है, n है, और दूसरा कि जब ए डॉट बी किए तो ए डॉट बी जो है ये भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, जबकि यहाँ बी डॉट सी था, यहाँ ए डॉट सी है। तो इस दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अलग अलग होगा। तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, एक का वैल्यू
m मान लेते हैं। अब आते हैं फिर से क्वेश्चन पे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a डॉट b डॉट c है। तो a, तो ये मेरा क्या हो गया, वेक्टर हो गया। तो अभी तक हम वेक्टर का कुछ नहीं किए। डॉट, ये डॉट है, b डॉट c। जब b डॉट c का जब रिजल्ट देख रहे हैं तो मेरे पास n है, एक नंबर आया तो हम मान लिए n आया। अब किसी नंबर से किसी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वह क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और उसका डायरेक्शन वही रहेगा जो पहले से वेक्टर है। तो वेक्टर ए के डायरेक्शन में इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो n टाइम्स बढ़ गया क्योंकि n से मल्टीप्लाई हुआ है। ये मेरा LHS था। अब हम बात करते हैं RHS का, a डॉट बी डॉट सी। अब a डॉट बी का वैल्यू हम क्या माने हैं, m माने हैं। तो a डॉट बी के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, m रख सकते हैं, डॉट वेक्टर c। अब फिर से वही केस आ गया कि एक वेक्टर c है जिसमें m एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा वो वेक्टर c के एलोंग होगा, जबकि LHS का जो डायरेक्शन होगा वो वेक्टर a के एलोंग होगा। ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि LHS और RHS दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक का वेक्टर a के एलोंग है, दूसरे का वेक्टर c के एलोंग है। तो जब डायरेक्शन सेम नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर जो है वो क्या है, इक्वल नहीं है। मतलब वेक्टर को इक्वल होने के लिए दो कंडीशन है, एक है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और दूसरा कि दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आया कि LHS जो आया वो वेक्टर a डॉट n आया, जो RHS आया वो m डॉट c आया। तो एसोसिएटिव लॉ इज नॉट वैलिड इन और अप्लीकेबल इन डॉट प्रोडक्ट। मतलब a डॉट b डॉट c नॉट इक्वल टू a डॉट b डॉट c, ये क्या होगा, अप्लीकेबल नहीं है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि a डॉट b प्लस सी इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट सी। मतलब a डॉट b प्लस सी, तो a का मल्टीप्लिकेशन यानी डॉट प्रोडक्ट निकालना है b के साथ, फिर प्लस करके a का डॉट प्रोडक्ट c के साथ निकालना है। यह क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को शो कर रहा है। अब हमें रिप्रेजेंट करना है या शो करना है कि क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डॉट प्रोडक्ट में वैलिड है या नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, तीन वेक्टर लेना है, क्योंकि यहाँ पे a b c तीन वेक्टर यूज किया गया है। तो हम मान लिए कि वेक्टर a o से लेकर के a तक है और वेक्टर b o से लेकर के b तक है, फिर वेक्टर c b से लेकर के c तक है। अगर हम बात करते हैं वेक्टर b प्लस वेक्टर c का, तो ट्रायंगल लॉ से क्या होगा कि वेक्टर ए बी के हेड से वेक्टर सी का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसलिए इसका ओरिजिन और इसका फाइनल दोनों को मिला देंगे तो यह बी प्लस सी को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब बी प्लस सी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ओ से सी तक वेक्टर बी और वेक्टर सी का रिजल्टेंट है। अब हम क्या करते हैं कि पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए वेक्टर ए पे, फिर पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए वेक्टर ए पे। अब हमें निकालना है क्या, डॉट प्रोडक्ट। अगर a डॉट बी की बात करते हैं, a डॉट बी की बात करते हैं, तो याद कीजिए कि ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में बताए थे कि जब भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो हमें उस पहले वाले वेक्टर का पूरा वैल्यू लेना है और दूसरे वाले वेक्टर का सिर्फ प्रोजेक्शन लेना है पहले वाले वेक्टर पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि a डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा, तो ओ से लेकर के पॉइंट ए तक, तो ओ ए क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ओ डी क्या है, तो वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है। मतलब इसके हेड और टेल दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए वेक्टर ए पे, तो क्या डिस्टेंस आया, ओ से लेकर के डी तक। तो हम इसे क्या कहेंगे, ए डॉट बी इक्वल टू ओ ए इंटू ओ डी। यह मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। अब हम बात करते हैं उसी तरह ए डॉट सी क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी ऑन ए, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर सी है तो सी का प्रोजेक्शन किसके साथ है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है ए के साथ, तो प्रोजेक्शन सी का किस पे होना चाहिए, वेक्टर ए पे होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए में ओ ए, ओ से लेकर के ए तक। अब बात आता है प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए। सी का टेल देखो पॉइंट बी पे है, सी का हेड देखो पॉइंट सी पे है। अब क्या करना है, टेल से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि पॉइंट डी पे आया, सी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो पॉइंट एल पे आया।
अब डी से एल जो है वह वेक्टर ए पे वेक्टर सी का प्रोजेक्शन है, तो हम क्या लिखेंगे, ए डॉट सी इक्वल टू ओ ए इंटू डी एल। उसी तरह हम ए डॉट बी प्लस सी का निकालेंगे। अब बी प्लस सी सबसे पहले पता होना चाहिए, तो वेक्टर बी और वेक्टर सी यहाँ है, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का जो वैल्यू होगा वो ओ से लेकर के सी तक है। अब देखो ओ से सी का अगर प्रोजेक्शन निकालते हो, क्योंकि ए के साथ निकालना है, तो ए का जो प्रोजेक्शन होगा ए पे क्या होगा, पॉइंट ओ पे परपेंडिकुलर और पॉइंट सी से पॉइंट एल पे, मतलब बी प्लस सी का जो प्रोजेक्शन होगा वेक्टर ए के लॉन्ग वह पॉइंट ओ से लेकर के पॉइंट एल तक होगा। तो हम लिखते हैं इसको कि ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी प्लस सी ऑन ए, क्योंकि बी प्लस सी एक वेक्टर है जो कि रिजल्ट है बी और सी का, और इसका प्रोजेक्शन ए पे देखना है। तो क्या आया, ए का मैग्नीट्यूड ओ ए, और इसका जो प्रोजेक्शन आया वो क्या आया, ओ एल। हम ओ एल को दो पार्ट में लिख सकते थे, ओ डी प्लस डी एल। दोनों क्या है, एक ही लाइन पे है, डी एक मिडिल पॉइंट पे है। मिडिल पॉइंट कहने का मतलब दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है, तो डी एक पॉइंट हो गया, तो ओ ए इंटू ओ डी प्लस डी एल। हम इसे सेपरेट कर लेंगे, तो ओ ए इंटू ओ डी प्लस ओ ए इंटू डी एल। अब ओ ए इंटू ओ डी क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी होता है, जबकि ओ ए इंटू डी एल क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट सी होता है। क्या रिजल्ट आया मेरे पास, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वैलिड है। हेंस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज वैलिड इन डॉट प्रोडक्ट। यहाँ तक समझ में आया, थैंक यू। आज बात कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर का। लास्ट क्लास में क्या देखे थे कि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो ए डॉट बी फार्मूला क्या होता है, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें यूनिट वेक्टर लेना है। यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे और जेड एक्सिस के अलॉन्ग के, मतलब आई जे और के ये तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 और के का मैग्नीट्यूड 1। अब यहाँ पे देखते हैं कि वेक्टर आई और वेक्टर जे ये दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर है, जबकि एक्स एक्सिस पे वेक्टर आई है और वाई एक्सिस पे वेक्टर जे है। तो आई और जे के बीच का एंगल जो होगा वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। जब फॉर्मूला में पुट करेंगे ए डॉट बी इक्वल टू, अगर हम आई डॉट जे करते हैं तो यहाँ पे एंगल जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। जब अगर आई डॉट आई करते हैं तो एक ही फिगर है, यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे ही दूसरा आई है, तो ये दोनों आई के बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो आई डॉट आई, आई डॉट जे, आई डॉट के, इस तरह से क्या करेंगे, सबका बारी बारी से डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। सबसे पहले लेते हैं आई डॉट आई, इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई, दोनों आई है तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री। आई का मैग्नीट्यूड 1, फिर से आई है तो आई का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो आई डॉट आई का जो वैल्यू आया वो क्या आया, 1 आया। फिर लेते हैं जे डॉट जे, ये भी सिमिलर है, जितना भी सिमिलर प्रोडक्ट होगा आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, सबका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि सब में वही प्रोसेस अपनाना है कि जे डॉट जे है तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू कॉस 0 डिग्री, तो वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। अब बात करते हैं कि आई के साथ किसी दूसरे वेक्टर को अगर लेते हैं, दूसरे अगर यूनिट वेक्टर को लेते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, तो आई डॉट जे लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू कॉस। अब कॉस में क्या है, कॉस थीटा की जगह पे, तो थीटा क्या होगा, आई और जे, यहाँ पे दो वेक्टर है तो आई और जे के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू कितना होगा, तो 0 होता है, तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, ये पूरा रिजल्ट 0 आ जाएगा।
तो जितना भी डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं वो डिफरेंट वाले के साथ, जैसे आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट आई, जे डॉट के डॉट आई, के डॉट जे, ये सब क्या है, सब का सब डिफरेंट वेक्टर है। मतलब जो भी यूनिट वेक्टर है 3 आई जे के, हम सिमिलर वाले को छोड़ करके किसी दूसरे के साथ जब भी मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट के साथ तो वह क्या आता है, उसका रिजल्ट 0 आता है। याद रखना एकदम आसान है कि जितना भी यूनिट वेक्टर है आई जे के, ये तीनों का जब सिमिलर वाले के साथ प्रोडक्ट निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट तो उसका रिजल्ट 1 आता है, और जब डिसिमिलर वाले के साथ उसका रिजल्ट निकालते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। अब मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए का वैल्यू है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। यहाँ पे ए एक्स, ए वाई और ए जेड क्या है, कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग है। तो सब में क्या लगा हुआ है, आई जे के। इस तीनों को देख करके हम बता सकते हैं कि किसका कोफिशिएंट कौन है या फिर कौन सा कांस्टेंट किस एक्सिस पे है। फिर दूसरा वेक्टर लिए हैं वेक्टर बी, जिसका वैल्यू क्या है, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब ए और बी ये दोनों वेक्टर का हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे ए डॉट बी इक्वल टू वेक्टर ए का जो वैल्यू दिया हुआ है, क्या वैल्यू दिया हुआ है, तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी। तो वेक्टर बी का वैल्यू क्या है, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से अलजेब्रा की तरह सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए एक्स आई से वेक्टर बी के सारे कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ध्यान रहे उसमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लगाना है। हम क्या लिखेंगे, ए एक्स आई डॉट बी एक्स आई प्लस ए एक्स आई डॉट बी वाई जे प्लस ए एक्स आई डॉट बी जेड के। मतलब ए एक्स का मतलब अगर हम वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट वाला अगर पकड़ रहे हैं तो इसके साथ वेक्टर बी के सारे कंपोनेंट का मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें देखना क्या है कि जब हम एक्स वाले का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं एक्स कंपोनेंट का, तो वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट के लॉन्ग सिर्फ एक ही वैल्यू है, जैसे ए एक्स और इसका क्या है, बी एक्स। इस दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, जो कि आई डॉट आई होगा, और आई डॉट आई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और उसके अलावे इसमें जितना भी प्रोडक्ट आएगा, जैसे ए एक्स इंटू बी वाई, तो इसका वैल्यू क्या होगा, आई डॉट जे। अब आई डॉट जे क्या है, ये डिफरेंट है, जैसे ही डिफरेंट एक्सिस वाले के साथ होता है तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबका वैल्यू पुट कर देंगे, ए एक्स इंटू बी एक्स इंटू 1 प्लस ए एक्स बी वाई इंटू 0। यहाँ पर क्यों आया 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब यहाँ पे क्या था, आई डॉट जे है। तो आई डॉट जे है तो इसका रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। फिर इसका क्या होगा, ए एक्स इंटू बी जेड इंटू 0। मतलब यहाँ पे 0 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक्स कंपोनेंट है और जेड कंपोनेंट है। जितना भी डिसिमिलर कंपोनेंट आ रहा है, मतलब जो एक्स एक्सिस के साथ अगर वाई एक्सिस वाले का या फिर जेड एक्सिस वाले का जब डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं यूनिट वेक्टर का, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये जो नंबर है तो नंबर तो 0 नहीं हो रहा है, क्योंकि ए एक्स का कुछ वैल्यू होगा और बी जेड का भी कुछ वैल्यू होगा, लेकिन आई डॉट जे इसका जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। तो उसी तरह फिर से सबका क्या कर लिए, जहाँ जहाँ डिसिमिलर नेचर का था सब जगह 0 रख दिए, और जो भी सिमिलर नेचर वाला था सब जगह पे वैल्यू क्या पुट कर दिए, 1 पुट कर दिए। तो जैसे x वाले के साथ आया क्या, ए एक्स इंटू बी एक्स इंटू 1। फिर y वाले के साथ क्या आया, ए वाई इंटू बी वाई इंटू 1। फिर z वाले के साथ क्या आया, ए जेड इंटू बी जेड इंटू 1। तो रिज़ल्ट क्या आएगा मेरे पास, रिज़ल्ट आएगा जितना भी परपेंडिकुलर वाला एक्सिस था वो सारा का वैल्यू कितना हो गया, 0। तो बचा क्या, सिर्फ सिमिलर वाले, जैसे एक्स कंपोनेंट के लॉन्ग, वाई कंपोनेंट और जेड, ये तीनों आ गया। तो ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। फाइनली क्या आया मेरे पास कि ए डॉट बी, जब दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, जब दोनों वेक्टर ग्राफिकल मेथड से दिया हो कि हाँ एक्स में कितना कंपोनेंट है, वाई में कितना कंपोनेंट है और जेड में कितना कंपोनेंट है, तो हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सबके कंपोनेंट को, जो एक्स कंपोनेंट है उसको एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे
फर्स्ट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या था, तो ए एक्स, फिर सेकेंड वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या था, बी एक्स। तो हम सबसे पहले ए एक्स को बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, फिर क्या किए, वाई कंपोनेंट, तो वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट को वेक्टर बी के वाई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, फिर क्या आया, वेक्टर ए का जेड कंपोनेंट को किससे मल्टीप्लाई किए, वेक्टर बी के जेड कंपोनेंट के साथ। तो ए डॉट बी निकालने का बहुत आसान फार्मूला हुआ, क्या हुआ कि ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड होगा। ठीक, अब बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर इसका दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक, तो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, तो जब हम लोग दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका रिजल्ट जो होता है वेक्टर आता है। तो रिजल्ट आने का दो पॉसिबिलिटी था जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो वेक्टर का, एक कि उसका जो रिजल्ट होता है वह स्केलर क्वांटिटी होता है, दूसरा कि उसका जो रिजल्ट होता है वह वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जिसका रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर स्केलर हो तो उसे स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और जिसका रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन के बाद वेक्टर क्वांटिटी हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, या फिर उसका दूसरा नाम क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या है कि व्हेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट इनटू ए वेक्टर क्वांटिटी, क्या है कि जब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसका जो रिजल्ट आता है वो खुद एक वेक्टर हो, तो हम उस वैसे मल्टीप्लिकेशन को क्या कह सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। कि व्हेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट इनटू ए वेक्टर क्वांटिटी द मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर है, तो वेक्टर ए में क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर ए का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। सिमिलरली वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर बी का डायरेक्शन होगा। इस दोनों का जो रिजल्ट आया वेक्टर सी, इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और इसका एक डायरेक्शन होगा। तो हमें पता करना है कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए जो कि पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक है, जिसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यह वेक्टर ए है। दूसरा एक वेक्टर ले लेते हैं जो वेक्टर ए के साथ थीटा डिग्री बना रहा है, जो कि पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक है, जिसको वेक्टर बी कहते हैं। तो मेरे पास कितना वेक्टर हुआ, दो वेक्टर हुआ, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का। तो ए क्रॉस बी जो होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। यह क्या है, यह एक यूनिट वेक्टर है। हम यूनिट वेक्टर को कैप से लिखते हैं, तो कैप भी लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एन कैप। एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर। एक्चुअली ये यूनिट वेक्टर किसके एलॉन्ग होगा, तो यह ए क्रॉस बी के एलॉन्ग होगा। अब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा वो हमें निकालना पड़ेगा, मतलब फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ए बी साइन थीटा यह मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ए क्रॉस बी का रिजल्ट है, और यूनिट वेक्टर क्या है, इस रिजल्टेंट वैल्यू का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसके एलॉन्ग आंसर आएगा। मतलब जो रिजल्ट आ रहा है मेरा दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट आ रहा है वह एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका डायरेक्शन भी होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे बात आता है कि जब हम वेक्टर प्रोडक्ट लिखते हैं तो इसमें क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी, इसलिए इसका नाम पड़ता है क्रॉस प्रोडक्ट। जबकि हम स्केलर प्रोडक्ट जब पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था कि स्केलर प्रोडक्ट वाले में ए डॉट बी लिखते थे, ए डॉट बी लिखते थे। डॉट करने का मतलब ए डॉट बी लिखते थे, और इसका फार्मूला ए बी कॉस थीटा होता था। क्या होता था, ए बी कॉस थीटा। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट वाले का फार्मूला चेंज है, क्या है, ए बी साइन थीटा, और इसके साथ इसमें क्या है, एक यूनिट वेक्टर लगा हुआ है। जबकि डॉट प्रोडक्ट वाले में यूनिट वेक्टर नहीं रहता था। क्यों नहीं रहता था, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आता है यह एक स्केलर क्वांटिटी है। जब यह एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन तो होगा नहीं इसमें, इसलिए यहाँ पे किसी भी टाइप का यूनिट वेक्टर रिजल्ट में नहीं लगा रहता था। जबकि वेक्टर प्रोडक्ट वाले में क्या होता है कि एक यूनिट वेक्टर लगा रहता है। अब हम बात करते हैं कि चलो ठीक है, ये तो हम मान गए कि ए क्रॉस बी अगर निकालना हो तो ए भी साइन थीटा करके निकाल लेंगे, और यूनिट वेक्टर क्या है, एन मान लिए। तो एन का अगर मैग्नीट्यूड देखते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, हमें 1 दिखाएगा। तो मैग्नीट्यूड जब 1 होता है यूनिट वेक्टर का, तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा। अगर हमसे कोई पूछ दे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, तो ए बी साइन थीटा होगा। यहाँ पे इंटू 1 होगा, लेकिन 1 को हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट तो वही रहेगा जो है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। यह फॉर्मूला हो गया किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का।
अब हम बात करते हैं डायरेक्शन का, जो रिजल्ट आ रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि जब दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर फिगर बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उस वेक्टर का जो प्लेन होता है वो एक ही प्लेन में होगा। दो ही वेक्टर है, दो वेक्टर को कहीं भी रखो लेकिन वो एक ही प्लेन पे होता है, कभी दूसरे प्लेन पे नहीं जा सकता। मतलब दो वेक्टर जिस प्लेन को कंटेन करता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट का डायरेक्शन होता है। तो क्या आ जाएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर जनरेटेड बाय क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन कॉन्टेनिंग द वेक्टर्स। मतलब जो हमको डायरेक्शन निकालना है वेक्टर का, कौन सा वेक्टर का, जो क्रॉस प्रोडक्ट के कारण जनरेट हुआ है, इस क्रॉस प्रोडक्ट के कारण जो वेक्टर जनरेट हुआ है इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन कॉन्टेनिंग द वेक्टर्स। जिस वेक्टर्स के कारण वो क्रॉस प्रोडक्ट आया है, जो रिजल्ट आया है उसके कारण, जिसके कारण वो आया है ए क्रॉस बी के कारण, तो ए और बी ये दोनों वेक्टर जिस प्लेन पे होगा उस प्लेन के नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाएगा उस सरफेस के साथ, तो 90 डिग्री बनाने वाले लाइन के एलोंग होगा। अब बात होता है कि 90 डिग्री तो दोनों तरफ बन सकता है। अगर हम मान लेते हैं कि यह पेज क्या है, मेरा एक प्लेन है, यह पेज क्या है, एक प्लेन है। जब पेज एक प्लेन है तो इस पेज का परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, तो हो सकता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो, ठीक। लेकिन इसके अलावा ये भी तो हो सकता है कि इसका डायरेक्शन पेपर के अंदर हो 90 डिग्री पे। तो यह क्या हो गया कि ये दोनों जो हो गया वह नॉर्मल ही कहलाता है। लेकिन हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, तब हमें राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करना पड़ेगा, राइट हैंड थंब रूल का यूज करना पड़ेगा। कि सबसे पहले हम जो वेक्टर यहाँ पे दिया रहेगा, जैसे वेक्टर ए क्रॉस बी निकालना है, तो वेक्टर ए के एलोंग अपने जितने भी कर्लिंग फिंगर्स है सारे फिंगर्स को क्या करना है, उसके एलोंग रखना है। तो मेरे पास वेक्टर ए क्या है, यहाँ पे है, तो हम वेक्टर ए के एलोंग रख दिए। अब हमें क्या करना है, वेक्टर ए क्रॉस बी है, मतलब बी के तरफ जाना है। तब ए क्रॉस बी, बी इधर है ना, तो ए क्रॉस बी दिख रहा है, ये मेरा किसका लाइन है, वेक्टर ए का। तो हम ए के एलोंग रख दिए। अब हमें बी के तरफ जाना था, बी किधर है, बी इस तरफ है, तो हम बी के तरफ चले गए। अब बी के तरफ जाने के बाद जो मेरा थंब होगा वो जिस डायरेक्शन में खुलेगा वही क्या होगा मेरे लिए, डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी का। तो अभी दिख रहा है कि इस पेपर, अगर पेपर एक प्लेन है जिसपे ए और बी दो वेक्टर है, तो हम ए क्रॉस बी करते हैं, तो मेरा जो थंब आ रहा है वह पेपर के ऊपर आ रहा है, मतलब नॉर्मल टू द पेपर हो रहा है। और नॉर्मल टू द पेपर में भी क्या है, अपवर्ड है, अगर यह सरफेस हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम होता है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट का। जैसे कि हम वेक्टर प्रोडक्ट में भी जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट की बात किए थे तो वहाँ भी देखे थे कि ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस में क्या जानना था कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब निकाले तो ए डॉट बी होता है। ए डॉट बी को हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। फाइनली क्या आता था, ए बी कॉस थीटा, कि किसी एक वेक्टर का लेंथ, किसी भी एक वेक्टर का लेंथ और दूसरे वेक्टर का अगर जो इफेक्ट होता था किसके अलोंग, फर्स्ट वाले के अलोंग, बस उस इफेक्ट को लेते थे, मतलब प्रोजेक्शन को लेते थे। तो वेक्टर ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी एलोंग द वेक्टर ए, इस दोनों का जो प्रोडक्ट होता था वही क्या आता था मेरे लिए, डॉट प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंस आता था, ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस आता था। अब हम बात करते हैं किसके लिए, ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत आसान है इसको समझना। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अच्छे से दिख रहा है क्योंकि अभी तक तो यही किए हैं सारे क्वेश्चंस में। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ए, फिर इसका एंगल अगर हम बात करें एक्स एक्सिस से तो 0 डिग्री होगा। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी की बात करते हैं तो ओ बी, जो कि बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका एंगल जो है वो थीटा है, कितना है, थीटा डिग्री है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच। अब हम बात करते हैं ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर की जगह पे हम क्या लिखते हैं, के लिखते हैं,
के यूनिट वेक्टर। क्यों लिखे हैं? क्योंकि यह अगर x में है, यह y में है, तो x और y मात्र दो ही एक प्लेन है यहाँ पे, मतलब एक्स वाई एक प्लेन हुआ, x एक्सिस और y एक्सिस को मिला करके एक प्लेन बनता है। यह एरिया जो बना वह एक प्लेन है, तो इस प्लेन में दोनों वेक्टर है, तो इसका जो आंसर आएगा a क्रॉस b वो तो ऊपर की तरफ आएगा, मतलब z एक्सिस की तरफ आएगा। तो हम यहाँ पे लिख लिए क्या? यूनिट वेक्टर ऑफ k लिख लिए। अब हम बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b क्या होता है, तो ए बी साइन थीटा इंटू मोड ऑफ वेक्टर, जो भी यूनिट वेक्टर होगा उसका मोड, तो क्या आएगा वैल्यू? ए बी साइन थीटा। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल का, कि ट्रायंगल ओ ए बी में क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू बी डी बाई ओ बी होगा। क्या होगा? बी डी बाई ओ बी होगा। अब हम पहले बात कर लेते हैं कि मेरे पास ट्रायंगल कौन सा है, एक बार फिर से देख लेते हैं ट्रायंगल को। हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ओ बी डी, ठीक है। हम इसका क्या बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का, तो हम इसे हटा देते हैं, एक बार लिख लेते हैं ट्रायंगल ओ बी डी, ठीक है। क्या लिख लेते हैं? ट्रायंगल ओ बी डी। इस ट्रायंगल में क्या होगा, ओ बी डी ट्रायंगल में हमें फिगर में दिख रहा है कि ओ बी डी, यह ट्रायंगल है ओ बी डी। इसमें अगर साइन थीटा लिखना हो तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि बी डी बाई हाइपोटेनस यानी कि ओ बी। तो हम लिख सकते हैं ना कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बाई ओ बी। और बी डी का जो वैल्यू होता है वो हमें नहीं पता है, बी डी का वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन ओ से बी का वैल्यू हमें पता है, बी है। तो हम यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, बी डी बाई ओ बी। तो बी डी बाई बी, तो बी डी का जो वैल्यू आया वो क्या आया, बी साइन थीटा आया। अब हम देखते हैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होता है। हम इसे लिख सकते हैं ए इंटू बी साइन थीटा, और ए के जगह पे ओ ए और बी साइन थीटा के जगह पे बी डी, ठीक। ये बेस इंटू हाइट है, यह क्या है, बेस इंटू हाइट है। लेकिन यह किस ट्रायंगल का है, इन ट्रायंगल ओ ए बी, मतलब पूरे ट्रायंगल का है। जो भी हम ट्रायंगल लिए हैं उस पूरे ट्रायंगल का है, दो वेक्टर को मिला करके जो एक ट्रायंगल बनता है उस पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी में क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि 2 इंटू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, मतलब ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। तो ट्रायंगल ओ ए बी, और इसका क्या है, ये डबल है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी जो होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो दो वेक्टर लेकर के हम क्रॉस प्रोडक्ट बना रहे हैं उस दोनों वेक्टर के कारण जो एरिया फॉर्म होगा उसका डबल होता है। कौन सा वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली मतलब सिर्फ उसके वैल्यू से मतलब है, उसके डायरेक्शन से मतलब नहीं है मुझे। तो क्या है, न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द वेक्टर्स एज एडजेसेंट साइड। दो वेक्टर को मिला करके जो ट्रायंगल बनता है उसके कारण जो भी एरिया होगा उसका ट्वाइस होता है, मतलब उसका डबल होता है। और वह किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस में एक बार हम फिर से देख सकते हैं और करके, मतलब उसी चीज़ को हम फिर से यहाँ पे, अगर हम ट्रायंगल ना बनाएं, हम चाहते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, जो मेरे पास दो ट्रायंगल है, सॉरी दो वेक्टर है, इस दोनों को मान करके हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो क्या बना लिए, ओ ए और यहाँ बी है, यह बी क्या है मेरे लिए, वेक्टर है, और बी से सी तक, मतलब ये पॉइंट ओ ए सी बी को मिला करके एक पैरेललोग्राम बनाए जिसका हाइट कितना है, बी से लेकर के डी तक। अब इसमें क्या होता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है, जबकि ए इंटू बी साइन थीटा लिख सकते हैं। और ए जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए है, मतलब ए ओ से लेकर के ए तक का लेंथ है, और बी साइन थीटा जो है यह क्या होता है, बी डी के बराबर होता है, यानी बी डी हो गया। हम इसे लिख सकते हैं बेस इंटू हाइट। यह किसका है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी का क्या है, एरिया है। तो एक बार यहाँ फिर से देखने को मिल गया, क्या देखने को मिल गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी।
एक्चुअली ये पैरेललोग्राम है क्या, तो दो वेक्टर के कारण, वेक्टर ए और वेक्टर बी के कारण जो पैरेललोग्राम बना उसी का एरिया ना हम बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई तीसरा आ गया, नहीं, यहाँ पे तीसरा नहीं आया। जो दो वेक्टर लिए हैं उसी दो वेक्टर को मान करके यहाँ पे क्या बना है, एक पैरेललोग्राम बना है। और उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, एग्जैक्टली इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का। जबकि ट्रायंगल वाले में क्या होता है कि डबल हो जाता है, ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका डबल हो जाता है, जबकि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है उसके बराबर होता है, इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द वेक्टर्स एट एडजेसेंट साइड्स। मतलब क्या हुआ कि जब दो वेक्टर को मान करके एक पैरेललोग्राम बनाते हैं तो उस वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो मैग्नीट्यूड होगा वह किसके बराबर होता है, तो एरिया के बराबर होता है। और वह एरिया किसका होगा, पैरेललोग्राम का। कौन सा पैरेललोग्राम का, तो जो उस वेक्टर्स के कारण फॉर्म हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक, थैंक यू।